हेलो एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एनडीए का 2025 का बैच का स्टार्ट है ये। तो इसमें हम मैथ्स का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेट थ्योरी। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, अभय मिश्रा। हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, देखिए ये दो तीन मैं आपको पहले ओवरव्यू दे लूँ। ये दो तीन वीडियोस आएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे कि सेट क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे और क्या ऑपरेशंस उन पे लगते हैं वो पढ़ेंगे, कार्डिनल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और कार्डिनैलिटी क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो पहला आते हैं सेट्स पे। तो सेट क्या होता है? सेट की एक डेफिनेशन होती है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये चीज ध्यान रखिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि टॉप 3 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो कोई बोलेगा सचिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। कोई बोलेगा रिकी पॉन्टिंग, सचिन और युवराज सिंह। मतलब अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओपिनियंस होंगे। तो क्या ये चीज वेल डिफाइंड है? नहीं। क्या ये चीज डिस्टिंक्ट है? नहीं। तो ये क्या सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा? आएगा, सॉरी, नहीं आएगा। अब इवन नेचुरल नंबर्स जो 8 से कम है, मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं, राइट डाउन ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 8। तो कौन कौन से नंबर हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो क्या ये डिस्टिंक्ट है? हाँ। क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ। तो ये सेट की कैटेगरी में आएगा। अगर हम बोले राइट डाउन ऑल द ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 10, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। क्या ये डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड है? हाँ। तो ये सेट की कैटेगरी में आएगा। तो सेट की कैटेगरी में वही चीजें आएंगी जो वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होता है वो करली ब्रैकेट्स में और एलिमेंट्स यहां पर लिखे जाते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा, एक पैटर्न दे दिया जाएगा, उसके आधार पे आप सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि एक ए सेट है, अब उस पर लिखिए कि सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 3। तो इसको कैसे लिखोगे? अगर हम सेट बिल्डिंग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसी चीज को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट a is equals to x square such that x belongs to natural number and जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो ये देखिए हमने एक फॉर्मूले बेसिस पे लिखा, तो इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे इसका एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया जाए कि राइट डाउन ऑल द नंबर्स। जैसे मान लीजिए एक ए सेट है और बोला जाए राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर इसको सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं। प्री डिफाइंड सेट्स में पहला है नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर के सेट्स हो गए। इसको n से डिनोट करेंगे। दूसरा है होल नंबर।
तो होल नंबर में नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं और जीरो भी शामिल होता है, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स, इंटीजर्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हमारे इंटीजर्स में आ गए। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होगा, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q दे बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड कुछ सेट्स हो गए। अच्छा, इसके बाद में हम एक चीज समझते हैं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सेट्स में एक चीज हम भूल गए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है? देखिए, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, सपोज करिए एक ए सेट है और इसमें हमारा 1 2 3, बी सेट है इसमें 1 एंड 2, सी सेट है इसमें 1 और डी सेट है इसमें कोई भी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी कितने हैं? 1। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए विल बी 3, कार्डिनैलिटी ऑफ बी विल बी 2, कार्डिनैलिटी ऑफ सी विल बी 1 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ डी विल बी 0। तो कार्डिनैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जो लिमिटेड हो, जैसे a इक्वल्स टू 1 2 3, तो ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक सेट है b इक्वल्स टू 1 2 3 और चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब पढ़ रहे हैं नल सेट, मतलब अगर हमारा कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो वो नल सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। और नल सेट को डिनोट करते हैं फाई से। एक जनरल स्टेटमेंट है कि एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो नल सेट है, मतलब उसमें कुछ नहीं है, वो हर सेट का पार्ट होगा। जैसे सपोज करिए ये a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, या 1 2 3 है a इज इक्वल्स टू। अब इसमें पूछा जाए क्या नल जो फाई है, जो नल सेट है, क्या ये सबसेट होगा ए का? बिल्कुल होगा। ये सिंबल जो होता है ये सबसेट का होता है, ये जो चीज सिंबल होता है ये सबसेट का होता है। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब सबसेट क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सेट है, एक दूसरा सेट है b इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, तो b इज अ सबसेट ऑफ a। इसको लिखेंगे कैसे? b इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a के अंदर आ रहे हैं, तो b इज अ सबसेट ऑफ a। अच्छा, एक चीज, अगर मान लीजिए b इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 लिया होता, तो क्या ये b सबसेट a का होता? बिल्कुल होता, तब भी होता। तो क्या कह सकते हैं कि एवरी सेट सबसेट इज ऑल्सो अ एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेम सेट। मतलब अगर हम कोई भी सेट लें तो वो खुद का भी सबसेट होता है। आप पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है और एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, तो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जब एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब कुछ एलिमेंट्स कम हो। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट हैं उनका कलेक्शन। सपोज करिए कि हमारे पास एक ए सेट है और इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, तो अगर हम पावर सेट लिखेंगे ए का, तो एक तो हमने बताया था नल सेट ए बी और ए कॉमा बी, ये भी है इसमें। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए?
4। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट जोड़ना है तो कितना होगा 4। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट निकालने हैं तो 2 टू द पावर n इसका फॉर्मूला होगा, और n जो होगा वो होगा एलिमेंट ऑफ सेट। सपोज करिए एक हमारा कोई सेट है, इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, तो पूछा जाए कि नंबर ऑफ या कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो होगा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मान लीजिए कोई एक सेट है, इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ये, ठीक है। तो इस सेट को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विल बी कॉल्ड ए डैश। मतलब अगर हम इस यूनिवर्सल सेट में से अगर इस ए सेट को माइनस कर देंगे, सपोज करिए ए सेट ग्रीन से है, यूनिवर्सल सेट बाहर का है, अगर इस यूनिवर्सल सेट में ए सेट माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ हमारा जो पोर्शन आएगा, ये बचा हुआ जो पोर्शन आएगा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए डैश इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस ए, ये लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दो सेट, जैसे मान लीजिए एक सेट अगर ए है और दूसरा सेट हमारा अगर बी है, और ये हमारा सपोज करिए यूनिवर्सल सेट है, तो ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ए और बी में यहां पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इन ऐसे तरीके के सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब आते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम पे देखिए, जैसे पहला हमारा डायग्राम है, ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? आइदर ए और बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स सबको उठा लो तो वो ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी में ये जितना पोर्शन है, ये जितना पोर्शन है, ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी में, तो इनमें जो चीज इंटरसेक्ट करेगी वो चीज होगी। और ये देखिए, ये डिसजॉइंट सेट है, इसमें क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ होगा? नहीं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 0। अब जैसे सपोज करिए इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक ए है, इसमें 1 है और 2 है एलिमेंट्स। बी सेट है, इसमें हमारा 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम ए यूनियन बी देखें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मतलब 1 2, अब ये 2 दोबारा नहीं लेंगे, 3 एंड 4, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सबको उठा लेगा ये ए यूनियन बी। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें जाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों में जो एलिमेंट कॉमन है 1 2 2 3 4 मतलब 2, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसी तरीके से अगर यहां पर ए में 1 है और 2 है, यहां पर 2 तो हो नहीं सकता, ये 3 है 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो इसमें 0 आएगी। लेकिन अगर ए यूनियन बी की बात करी जाए तो आएगा 1 2 3 4। आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ ऑपरेशन सेट के, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, तो इसका सिंबल होता है ये, इंटरसेक्शन ये, डिफरेंस ए माइनस बी। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट ए है और ये सेट बी है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a में से b हटा देंगे, मतलब इतना पोर्शन, ये a माइनस बी आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जैसे ये एक सेट ये है a और एक सेट b है, a और b। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये वाला हिस्सा, ये और ये, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन वाला हिस्सा नहीं,
इंटरसेक्शन के अलावा जो हिस्सा है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट वाला हम आपको बता चुके हैं, यूनिवर्सल सेट में अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये येलो वाला जो पोर्शन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा। अब कुछ चीजें हमको पढ़नी है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है कि ए का अगर हम नल सेट के साथ में यूनियन करेंगे तो वो खुद ए आएगा। सपोज करिए कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारा कोई एक ए सेट है। अब इस ए का अगर हम यूनियन, जैसे ए का अगर हम यूनियन जो है नल सेट के साथ करेंगे, नल सेट की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो यही सेट वापस हमको दोबारा मिल जाएगा। तो ए यूनियन नल सेट बराबर ए, इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरा, अगर ए सेट है और इसका यूनियन इसी के साथ करते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करा देते हैं, तो भी हमें देखने में देखिएगा ए ही आएगा। तो ए यूनियन ए की भी वैल्यू क्या होगी? ए। इसको कहते हैं इंडेम्पोटेंट लॉ, इसको क्या कहते हैं? इंडेम्पोटेंट लॉ। और दूसरा क्या है, ए का अगर हम यूनियन करा देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए है, अगर हमने इस ए का इस यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर हमने यूनियन करा दिया, मतलब ए सेट तो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी लेंगे। तो अगर हमने ये इसका प्रॉपर यूनियन करा दिया तो ये देखिए ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर यू। अब कुछ हम लॉ पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो पहला जो वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। दूसरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसमें पहला वाला प्रूफ करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये तीन सेट हैं ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में देखिए बी पूरा शामिल और सी पूरा शामिल। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करा रहे हैं, मतलब हमारा ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन करा रहा है बी यूनियन सी से, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब इज इक्वल्स टू करा कुछ नहीं है हम लोगों ने, ए को ए बी के साथ पहले इंटरसेक्शन कराया, फिर यूनियन लेके ए को सी के साथ इंटरसेक्शन कराया। तो ए को बी के साथ इंटरसेक्शन कराने में देखिए ये वाला एरिया आया, ए को सी के साथ इंटरसेक्शन कराने में ये सी लिखा है, ए को सी के साथ इंटरसेक्शन कराने में देखिए ये आया। और उसके बाद क्या किया, इन दोनों का यूनियन करा दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का अगर यूनियन कराएंगे तो ये और ये यूनियन करेंगे तो मतलब इतना तो पोर्शन है ही है, साथ में ये वाला पोर्शन भी और ऐड हो गया, तो कुल मिला के ये टोटल इतना पोर्शन आ गया। मतलब यूनियन में आपको जितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हो उतना एरिया कवर होता है। इसी तरीके से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखिए थर्ड वाला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ए है, ठीक है, जैसे ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, अब बी में से अगर हम सी हटा देंगे, बी में से अगर हम सी हटा देंगे तो हमारा ये इतना एरिया आएगा। और तो इतने एरिया का मतलब इतना एरिया का मतलब अभी आपको बता रहा हूं।
देखिए जैसे एक सेट ये ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, ठीक है। आप देखिए कि इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने देखा कि बी माइनस सी जो एरिया है वो इतना है, ये पूरा बी है और ये सी है, तो बी माइनस सी का एरिया मान लीजिए ये है। अब ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा इतना पूरा एरिया आ जाएगा, और ए का सी के साथ जो इंटरसेक्शन है वो हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो अगर इतने पूरे एरिया में से ये पूरा एरिया अगर हम माइनस करेंगे, इतने पूरे एरिया में ये एरिया हमने वेस्ट जाने दिया, तो हमारा बचेगा क्या, इतने पूरे एरिया में ध्यान से देखिएगा, इतने पूरे एरिया में ये एरिया हमने बिल्कुल माइनस कर दिया, तो हमारा बचेगा क्या, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा बचेगा ये इतना एरिया बचेगा। ये इतना एरिया बचेगा ये, और यही चीज हम बता रहे हैं कि बी और सी के जब इंटरसेक्शन करेंगे, बी में से सी जब माइनस करेंगे तो ये एरिया आएगा पूरा रेड वाला, और इसमें अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यही एरिया बचेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट इधर खिसका दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और दूसरा कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट इधर खिसका दो, ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे अब जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी और सी का अगर हम बी और सी का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड से चलते हैं, ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। ए और बी का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये देखिए ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक। और इसका इंटरसेक्शन अगर सी के साथ लेंगे तो ये पूरा सी है, तो ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। और एक अब लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो ए का अगर हम बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा हिस्सा है, इसका अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा हिस्सा है, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, और इसका अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इतना ही एरिया तो कॉमन मिल रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी और सी का अगर हम यूनियन लेंगे, बी और सी का अगर हम यूनियन लेंगे, तो बी और सी का अगर हम यूनियन लेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, बी और सी का यूनियन लेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, और इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, मतलब सारा एरिया कवर हो गया। अगर हम ए और बी का यूनियन लेंगे तो यहां से लेके यहां तक जितना एरिया ये सब कवर हो जाएगा, और इसका अगर हम सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये बचा हुआ एरिया कवर हो जाएगा। तो हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। दूसरा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है, अगर मान लीजिए ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, जो ए और बी के बीच में जो इंटरसेक्शन करेंगे वही एरिया बी और ए के बीच में इंटरसेक्शन होगा। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, जो ए और बी का जो कॉमन एरिया होगा वही बी और ए का भी कॉमन एरिया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ, वो हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे। फिर कुछ कार्डिनल फॉर्मूलाज, कार्डिनल फॉर्मुलेशन जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी, ये होगा एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस n of a intersection b minus n of b intersection c minus n of a intersection c plus n of a intersection b intersection c। n of a minus b बराबर n a minus n of a intersection b।
एन ऑफ बी माइनस ए बराबर एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये तो सिमेट्री वाला है, इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। जैसे सपोज करिए एक हमारा ये ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है। अब हमारा है एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमारा ये टोटल कवर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये चीज प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ये टोटल। लेकिन इसमें आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी ये चीज टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ये चीज। लेकिन आप देखेंगे इसमें ये बीच वाला मिडल वाला पोर्शन एक बार काउंट हो गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो हम बोलेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसके बाद में एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है बी है सी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब ये ए का पूरा हिस्सा, ए प्लस बी और प्लस सी। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि आप जो है दो दो बार ये वाले इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स दो दो बार जोड़ गए, तो इसमें माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। फिर ये बीच वाला आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो इसमें हमने एक बार जोड़ दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तीसरा है एन ऑफ ए माइनस बी बराबर एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास एक ये सेट है ए और एक ये सेट है बी, तो है एन ऑफ ए माइनस बी। ए में से अगर हम बी माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ये टोटल, इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे जो इंटरसेक्शन वाला है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे एन ऑफ बी माइनस ए, तो वाइसे वर्सा वैसे ही होगा। और अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो डिसजॉइंट सेट में क्या करेंगे, डिसजॉइंट सेट में क्या करेंगे, डिसजॉइंट सेट में एक ये ए सेट है और ये बी सेट है, इसमें n1 वैल्यू है, इसमें n2 एलिमेंट्स हैं। डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन होता नहीं है, तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट है तो n ऑफ a यूनियन b क्या हो जाएगा, n ऑफ a यूनियन b हो जाएगा। इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज जोड़ देंगे, n1 प्लस n2। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगले सेशन में मैं डी मॉर्गन लॉ और फर्दर आपका रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब पढ़ाऊंगा। एक दो वीडियोस और आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टिल देन थैंक यू and take care of yourself, and please do share and subscribe this channel. Thank you.